मैं गालियां खूब सुन रहा हूं, मगर मैं लगातार बोल रहा हूं, गाली देने वाले नौजवानों को कह रहा हूं, लिख लो कागज, सादा कागज लेकर कलम निकाल कर लिख लो। परिणाम वही होने वाला है और नतीजा वही होने वाला। ओवैसी साहब गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है किसी चीज पर, वो अपनी ड्यूटी करके ही हैदराबाद लौटेंगे। यूडीए में मुस्लिम मजलिस है, मुस्लिम लीग है, ये सब हैं, सिर्फ एमआईएम नहीं है, बाकी लगभग हैं। लेकिन अब इस यूडीए को बसपा से या कांग्रेस से या सपा से गठबंधन करना चाहिए और उससे 30-40 सीट लेना चाहिए, ताकि ये लोग आपस में 10-10, 5-5 सीट गठबंधन से अगर बांट लेते तो 90% रिजल्ट आता। योगी आदित्यनाथ की मंशा थी हिंदू मुस्लिम बताने की कि 80-20 का मतलब है मुस्लिम वर्सेस हिंदू होगा, लेकिन वो नहीं होगा। चुनाव बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी तो योगी जी बंगाल भी गए थे दौरे पर, और बंगाल में भी इन्होंने इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। नतीजा आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोहम्मद नफीस मंसूरी। इस वक्त प्राइम टाइम में हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से हाफिज गुलाम सरवर साहब। उत्तर प्रदेश में जो उथल पुथल मची हुई राजनीतिक, जैसे आज खबर आ रही है कि भाजपा को इस्तीफा दे करके और समाजवादी में ज्वाइन कर लिया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने। मैं इस पे हाफिज साबिर साहब, गुलाम सरवर साहब की राय जानना चाहूँगा। हाफिज गुलाम सरवर साहब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस्तीफा और इधर उधर जाने का सिलसिला जारी है, आपको क्या लगता है आचार संहिता के बाद इस तरीके से बहुत तेजी, इसमें काफी तेजी बढ़ चुकी है। आपको क्या लगता है कि 2022 चुनाव में क्या होने वाला है? ये जो ऊंट का जो बैठने का तरीका है वो किस तरफ बैठेगा? दाएं बैठेगा, बाएं बैठेगा, या पूरब या पश्चिम? किधर से और कहां से क्या होने वाला है, मैं आपसे इसकी जानकारी चाहूंगा। जी फरमाइए। सबसे पहले तो शाम का वक्त है, अल्लाह करे आपने जो कुछ कहा है वो सच हो जाए। आपने केशव प्रसाद मौर्य कहा है रिव्यू में, जब वीडियो आप देखेंगे, जबकि रिजाइन जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया है। लेकिन शाम का वक्त है, हो सकता है बात सही हो जाए और कल ये खबर भी मिल जाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी वहां अपमानित महसूस कर रहे हैं। कई तस्वीरें, कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य को डांटते और कुर्सी से भगाते दिख रहे हैं। बहरहाल, स्वामी प्रसाद मौर्य के ताल्लुक से एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं, नफीस साहब, के स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बसपा के सिपाही थे और कांशी राम के बेहतरीन चेले हैं, यानी कि वो कैडराइज व्यक्ति हैं। 2017 के चुनाव में बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। नतीजा क्या हुआ कि बसपा जो है वो 10-12 के अंदर सिमट कर रह गई और भारतीय जनता पार्टी 300 पार कर गई। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य को हवा की पहचान और परख है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा को छोड़ना और सपा में जाना इस बात की अलामत है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है और समाजवादी पार्टी आ रही है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को बिहार में जैसे स्वर्गीय रामविलास पासवान थे मौसम वैज्ञानिक, वैसे राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य को मौसम वैज्ञानिक हम मानते हैं। और जब यह खबर आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया, लात मार दिया कहिए आप उसको, और समाजवादी पार्टी के गोद में वो चले गए हैं, तो उसी वक्त मैंने भविष्यवाणी कर दी कि अब बादल छट गए हैं। वो सी वोटर और डी वोटर, वो सब जो आपको दिखाया जा रहा है ना, क्या कहते हैं, एग्जिट पोल, वो सब के सब अब बेकार हो जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बननी तय हो रही है। ये उत्तर प्रदेश का समीकरण, और अभी और उलट पलट होंगे। नफीस साहब, आप पत्रकार हैं और आप तो राजधानी में बैठे हैं साहब, लखनऊ में। आपको तो खबर बड़ी जल्दी मिलेगी, क्योंकि सारे ड्रामे अब लखनऊ में ही शुरू होंगे। सेंटर जो है वो लखनऊ है और आप लखनऊ में बैठे हैं, तो आप सब कुछ देख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 4 और विधायक जा चुके हैं और कल आप देखेंगे कुछ और विधायकों और कुछ मंत्रियों के भाजपा छोड़ने की खबर आप तक पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर वह ये समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक मझे मझाए राजनेता हैं।
हवा के रुख को पहचानते हैं, वक्त का इंतजार करते हैं, वक्त से पहले कोई फैसला नहीं लेते हैं। सरकार पूरी हो गई, कार्यकाल पूरा हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लागू हो गया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना काम कर दिया है। नहीं, जिस तरीके से आपने तो ये विश्लेषण कर दिया इनका समाजवादी के पक्ष में। समाजवादी की जो राजनीति इस टाइम पर है, जो कुल मिला के जो 2-2% वाले 3-3% वालों ने मिलाकर 11%, मतलब 11 तकरीबन सीटें, सॉरी 11 दलों ने जो है गठबंधन किया है समाजवादी के साथ। तो उन सबको मिला के टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 15 से 16% होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस पे अभी बयान दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने न्यूज 18 पर 2 दिन पहले कि 80 और 20 की लड़ाई है, उससे आपको क्या लगता है कि मुस्लिम एकमुश्त अभी समाजवादी की तरफ आ जाएगा? ऐसा क्या लगता है? क्योंकि अभी ओवैसी भाईजान भी अपने हैदराबाद फॉर्म से में है, उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, और फॉर्म में है मौजूद। और भी बहुत से दल हैं, बहुजन पीस पार्टी है, और भी बहुत सी पार्टियां हैं, नागरिक एकता पार्टी, इस तरीके से बहुत सी पार्टियां उत्तर प्रदेश में जो है जो मुस्लिम राजनीति कर रही हैं। ये, हाँ, उस पर आप जवाब दीजिए। देखिए, सियासत को सियासत की नजर से ही देखना पड़ेगा, और जो भी सियासतदां हो सब हमारे बड़े हैं, तजर्बेकार हैं। लेकिन मेरा जो सियासी तजर्बा है, गुज़िश्ता 2005 से 2005 के बिहार चुनाव में मैं स्वयं विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूं, और तब से लेकर आज 2022 यानी कि 17 सालों का जो सियासी सफर है, जिसमें मैं सियासी पार्टियों में कम और गैर सियासी तंजीमों के मंच से ज्यादा बोला हूं, लेकिन सियासी दलों के आगे पीछे रहा हूं। मेरा एक तजर्बा है कि सियासत को अगर सियासी अंदाज में नहीं किया गया तो तमाम पार्टियां मुंह की खाएंगी। आपने जिन पार्टियों का नाम लिया, मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको बता दूं 80 और 20 की। योगी आदित्यनाथ की मंशा थी हिंदू मुस्लिम बताने की कि 80-20 का मतलब है मुस्लिम वर्सेस हिंदू होगा, लेकिन वो नहीं होगा। चुनाव बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में थी तो योगी जी बंगाल भी गए थे दौरे पर, और बंगाल में भी इन्होंने इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया था। नतीजा आपके सामने है। बिहार चुनाव की एक दिलचस्प कहानी आपको बताऊं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी वहां बड़ी मजबूत पार्टी है। यूपी में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ रैलियां हो रही हैं। लेकिन बिहार में जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अपने जमाने के मजे मझाए नेता हैं, वो विधायक रह चुके हैं, वो सांसद के उम्मीदवार रह चुके हैं जेडीयू से। तो वो मजे मजाए नेता थे और 5-7 वर्षों की मेहनत थी। ओवैसी साहब ने उपेंद्र कुशवाहा समेत बहुजन समाज पार्टी और 3 और छोटे दलों के साथ एक गठबंधन तैयार किया था। उसमें उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया गया था। 3 से 4 हेलीकॉप्टर घुमाया जा रहा था, लेकिन परिणाम ये हुआ कि बसपा से एक सीट जीती गई, जिसका उम्मीदवार जो है वो आज नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं, अकलियत मामलों के जो मंत्री हैं जमा खान, वो बसपा के टिकट से जीते थे। लेकिन जमा खान की कहानी यह है कि वो तीसरा चुनाव लड़ रहे थे तब जीते थे। बसपा से 3 बार लड़े थे, 2 बार हारे, तीसरी बार जीते। एक बात और क्या, उपेंद्र कुशवाहा तमाम पार्टी के उनके लीडरान जमानत नहीं बचा सके पूरे बिहार में। और ओवैसी साहब 24 सीटों पर लड़े थे, 24 सीटों में 5 सीट वही सीट जीते जहां 5 साल से उनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार मेहनत कर रहे थे। कुल मिलाकर अल्पसंख्यक जिसको आप कहते हैं मुसलमान अभी भी अपने वोट को इधर उधर धर्म मजहब के नाम पर नहीं देता। नाराज है, नाराज वो रहता है, लेकिन नाराज होकर भी वो सेकुलर पार्टियों को ही वोट देता है। इसकी मिसाल
जो है बंगाल चुनाव है। बंगाल चुनाव में आपको एक बात हैरत की बता दूं, आपके व्यूअर भी सुनेंगे, ओवैसी साहब से भी मजबूत आदमी, वहां फुरफुरा शरीफ एक मजार है जिसके करोड़ों लोग मानने वाले हैं, बांग्लादेश तक फैले हुए हैं। बहुत बड़ी मन जमात है जो फुरफुरा शरीफ से बड़ा वालेहाना एतकाद रखती है। तो फुरफुरा शरीफ के जो गद्दी नशी थे, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक आदिवासी को बनाया। और कम्युनिस्ट पार्टी जो 25 साल हुकूमत में थी, उससे गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हुई। वो सब कुछ होने के बाद भी वहां के मुसलमानों ने ममता बनर्जी पर भरोसा किया, बाकी किसी को वोट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में आज मैं आपको बता रहा हूं, आपने पीस पार्टी का नाम लिया, आपने भागीदारी मोर्चा या जो भी पार्टियां दी हैं, यूडीए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, एमआईएम, दरअसल पॉलिटिकल जो प्लानिंग होती है उसमें कहीं ना कहीं ये पार्टियां फेल हुई। इनको गठबंधन की राजनीति करनी चाहिए। पहली कमी कि जो ये तमाम पार्टियां थी ये खुद आपस में नहीं मिली। दूसरी कमी कि किसी बड़े चेहरे के साथ नहीं गठबंधन हुआ, या तो इनका सपा से गठबंधन होता, या बसपा से गठबंधन होता, या कांग्रेस से गठबंधन होता, तो कुछ उम्मीद की किरण जगती। अब पीस पार्टी का गठबंधन न कांग्रेस से है, न बसपा से है, न सपा से है। मसला पीस पार्टी के लिए चुनौती है। डॉक्टर अयूब साहब एक चेहरा है, तो वो अपनी सीट तो निकाल लेंगे, वहां का मुसलमान किसी और को वोट नहीं देगा, ये तय है। और वहां का नॉन मुस्लिम भी डॉक्टर अयूब साहब को वोट देता, वो उनकी अपनी एक अलग पकड़ है, जो उनके खिदमात है जनता के बीच, उन्होंने जो काम किया है, उनका जो अस्पताल है, वो सब मामला बनता है। तो डॉक्टर अयूब साहब, मैं अपने सर्वे की बात बता दूं, मैं मेरे कुछ टीम के लोगों ने वहाँ सर्वे किया है। मुस्लिम से ज्यादा फॉलोवर वहाँ पर उनके गैर मुस्लिम हैं, जो भाई हाँ हैं, जो है। सही है, बिल्कुल सही आपने किया है। मैं बता रहा हूं कि उनको वो सीट निकलेगी, वहां मुस्लिम भी वोट उनको देंगे, वहां सपा बसपा को लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन तमाम सीटों पर ऐसा नहीं होगा। पीस पार्टी के जो तमाम, वैसे उन्होंने भी एक अलायंस बनाया है जो यूडीए के नाम से है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, और उसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने होटल क्लार्क अवध लखनऊ में किया था। उसमें शायद 3 लोगों का गठबंधन हुआ है, मौलाना आमिर सादी साहब, और आपके नागरिक एकता पार्टी हाँ एक है, समीर साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ, मुस्लिम तो इन मजलिस तीनों भी उसमें है, मजलिस भी यूडीए है, में मुस्लिम मजलिस है, मुस्लिम मुस्लिम लीग है, ये सब है, सिर्फ एमआईएम नहीं है, बाकी लगभग है। लेकिन अब इस यूडीए को बसपा से या कांग्रेस से या सपा से गठबंधन करना चाहिए और उससे 30-40 सीट लेना चाहिए, ताकि ये लोग आपस में 10-10, 5-5 सीट गठबंधन से अगर बांट लेते तो 90% रिजल्ट आता। अब 90% नहीं आएगा, 15%, 20% रिजल्ट आएगा, यानी 20 सीट पर लड़ाएंगे तो 3-4-5 सीट जीतेंगे। ये हकीकत है, जो मेरा अपना एनालिसिस है। चुनावी तजर्बा, पब्लिक वोट दो तरह से होता है सर। वोट देने वालों का मिजाज ये है, एक जमात ऐसी है वोटरों की जो चाहती है कि ये सरकार दोबारा आए, यानी योगी जी दोबारा आए, एक जमात। दूसरी जमात ऐसी है वो जो चाहती है किसी कीमत पर ये सरकार ना आए। तो जो जमात ये चाहती है कि किसी कीमत पर ये सरकार ना आए, वो जमात जो वोटरों की जमात है, वो उसे वोट देती है जो भाजपा को हराने में नंबर 1 में आ जाए, फाइट में। तो फाइट में नंबर 1 में कौन आएगा, वो उम्मीदवारों पर अब जाकर इन्हिसार उसका है, उम्मीदवारों पर वो लगा हुआ है कि किसका उम्मीदवार कैसा होता है। लेकिन पार्टियों और गठबंधनों को अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 जो कंटेस्टियन बना हुआ वो समाजवादी पार्टी बना हुआ। समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा टकराव तमाम सर्वे में आ रहा है कि भाजपा को टक्कर देती हुई दिख रही है। अब आपको 2-3 कहानी बता दूं, बसपा के कद्दावर नेता थे, प्रभारी भी थे, अनीस मंसूरी। जी अनीस जी। मंसूरी समाजवादी में चले गए। कांग्रेस के कद्दावर मुस्लिम चेहरे थे, सहारनपुर पश्चिम यूपी में कांग्रेस का एक पिलर था मसूद परिवार, वो इमरान मसूद भी समाजवादी में चले गए। ठीक है, कांग्रेस अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए। तो जातिगत जो जनगणना है वो आपने जो 16% बताया, ये अब 16 नहीं है, 16+16 है मामला, यानी 18-20% मुसलमानों में 80% मुस्लिम समाजवादी की तरफ जा रहा। तो इसका मतलब 16 दूनी 32,
33% में सरकार बनती है। और 2-3 दिनों में मैं आपको बता दूं परसेंटेज बढ़ने वाला, कुछ और नए चेहरे आने वाले हैं, ये मैं आप पहले से भविष्यवाणी कर दूं। 3 दिनों का इंतजार कीजिए, समाजवादी गठबंधन में कुछ और नए चेहरे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को कुछ और झटके लगने हैं अभी। नहीं, आपको क्या कुछ लगता है जिस तरीके से ये यूडीए अलायंस है, क्या यूडीए क्या समाजवादी में मिल सकता है? ऐसे कुछ आपको आसार नजर आ रहे हैं या ऐसा कुछ? क्योंकि नहीं, डॉक्टर सॉरी जी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए अखिलेश यादव ने एमआईएम के लिए तो खास कर बिल्कुल खुल के कह दिया कि ना हमारे साथ अभी है ना वो आगे होंगे मेरे साथ। मगर अभी चाहे वो डॉक्टर अयूब की पार्टी हो, आमिर सादी साहब की पार्टी हो, या समीम साहब की राष्ट्रीय सॉरी वो आपकी उत्तर प्रदेश की भागीदारी पार्टी, पार्टी है। हाँ, इन तीन पार्टियों का क्या आपको लगता है कि इस तरीके से कि इनका जो है यूडीए उसमें जुड़ सकता है? ऐसा कुछ उम्मीद आपको लग बिल्कुल रही बिल्कुल जुड़ना चाहिए। और मैं एक बात बताऊं, देखिए ये डिपेंड करता है रणनीतिकार पर। जो लोग नीति निर्धारण करते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, वो इनके लोग कौन है, डॉक्टर अयूब साहब के पास कौन है, मौलाना आमिर रशादी साहब के पास किस तरह से डीलिंग कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को चाहिए कि वो स्वयं अपने लोगों को इधर भेजें और इन लोगों को अपने साथ मिलाएं। एमआईएम से अगर उनको बैर है, उनके तकरीर से या उनके नाम से या उनके तरीके से, तो कोई बात नहीं है। लेकिन पीस पार्टी एक रीजनल पार्टी है, उत्तर प्रदेश की पार्टी है, नाम भी बहुत बेहतर है, काम भी बेहतर है, और डॉक्टर अयूब का चेहरा भी बेहतर है और एक्सेप्टेबल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों में वो स्वीकार है। तो डॉक्टर अयूब साहब, अच्छा इनका रिकॉर्ड है, 2012 के चुनाव में पीस पार्टी ने एक अच्छी धमक दी थी उत्तर प्रदेश में। 5 है। विधायक भी इनके जीते थे, कई सीटों पर अच्छी तगड़ी फाइट दी थी इन्होंने, वोट परसेंटेज भी बेहतरीन मिल गया था। तो इस रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव जी को भी डॉक्टर अयूब साहब से बात करनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए और सीटें देनी चाहिए मुनासिब। और मैं समझता हूं डॉक्टर अयूब साहब और यूडीए में जो भी लोग शामिल हैं, वो अपने लिमिट में अगर सीट मांगे, मतलब उसको औकात नहीं कहा जाएगा, लफ्ज अच्छा नहीं है, लेकिन जो दायरा है पार्टी का, पार्टी के जो आपने मेहनत की है पार्टी के लिए, उसका एक दायरा है, उस दायरे के अंदर जो सीटें मिलती हैं अगर, तो उसको कबूल कर लीजिए। दोनों बातें हाँ, जितना कबूल। परसेंट है आपका परसेंट के हिसाब से जी, वोट परसेंट के हाँ, हिसाब से जितना आपका वोट परसेंट है उससे 19-20 सौदा मतलब बन सकता है। 19-20 में आप कर लीजिए गठबंधन, ताकि आपकी पार्टी मजबूत भी हो जाए और सेकुलर सेकुलर वोट का बिखराव ना हो। ठीक है, उसमें जो सेकुलर हिंदू हमारे भाई हैं, जो सेकुलर मुस्लिम भाई हैं, सेकुलर सिख भाई हैं, सेकुलर वोटरों का एक तबका अलग है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। वो सब लोग जो फिक्रमंद हैं कि नहीं, इस सरकार को, ये कम्युनल फोर्स की सरकार है, ये संविधान विरोधी सरकार है, इसको उखाड़ना है, तो वैसे लोग फिक्रमंद हैं, वो चाहते हैं कि वोटों का बिखराव ना हो। तो इसके लिए सिर्फ हम वोटर फिक्र करेंगे, नेता को भी फिक्र करनी चाहिए ना। तो मैं तो आपके चैनल के जरिए अपील करता हूं, अखिलेश यादव जी से भी अपील करता हूं, बहन जी से अपील करता हूं, डॉक्टर अयूब साहब से अपील करता हूं, प्रियंका गांधी से अपील करता हूं, मौलाना रशादी साहब से अपील करता हूं, और तमाम लीडरों से अपील करता हूं जो ये कहते हैं कि मैं भाजपा को हराना चाहता हूं। सब के सब एक हो जाइए और नफा नुकसान मत देखिए। नफा यह है कि संविधान बचाना है, नफा यह है कि जो सीटें मिलेंगी उसमें 90% जीत के इम्कान हो जाएंगे अगर गठबंधन सही होगा तो। नफा यह है कि आप सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे और एक अच्छे सरकार की उम्मीद लगाए उत्तर प्रदेश के वो मजलूम, वो पीड़ित, वो शोषित, वो वंचित तबका आज भी उम्मीद लगाए है कि एक अच्छी सरकार आ जाए। तो उनके उम्मीदों पर आप खड़े उतरेंगे, अगर 2-4-10 सीटों की कुर्बानी देंगे तो ये सबका भला हो जाएगा, और अगर अड़े रहेंगे तो आपका भी नुकसान होगा और लेता हूँ राज हजरत, का भी नुकसान होगा। मान लेता हूँ हजरत, जिस तरीके से बिना किसी शर्त के भी अगर मतलब भर की सीटों पर ये लोग तैयार होते हैं, उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है हम्म। और उसके बाद में इन यूडीए का समाजवादी के साथ गठबंधन ना हो करके आखिरी में अगर एमआईएम के साथ बन जाता है, तो आपको क्या लगता है? अगर अगर बन एमआईएम जाता के है। अगर एमआईएम से बात बन जाती यूडीए की, आज भी अभी वक्त है, अभी वक्त खत्म नहीं हुआ है, अगर बात बन जाती है और मिलकर लड़ते हैं
और डॉक्टर अयूब आते हैं ओवैसी साहब के उम्मीदवार के प्रचार में, ओवैसी साहब डॉक्टर अयूब साहब और आमिर रशादी साहब के प्रचार में जाते हैं, तो ये तारीखी चीज होगा, तारीखी चीज होगा। और चाहे सरकार किसी की बने, लेकिन माइनॉरिटी के मैंने नजरिए से मैं बता दूं आपको कि ये मील का पत्थर साबित होगा वाले दिनों में कैसी सियासत अब इस रियासत में होगी। लेकिन आप कह रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूं सर, आप 10 सेकंड बैक करके बोल दीजिए, क्योंकि आपका नेट कमजोर हो गया था। 10 सेकंड बैक करके बोल दीजिए। ओवैसी साहब अगर यूडीए में शामिल हो जाएं, यूडीए का नेतृत्व स्वीकार कर लें, शामिल होना मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े भाई बन के शामिल हो जाएं, नेतृत्व स्वीकार कर लें, डॉक्टर अयूब साहब को, आमिर रशादी साहब को, मुस्लिम मजलिस को, मुस्लिम लीग को, सबको अगर साथ में लेकर चुनाव में अभी भी वो सीटों का सेटअप कर लें, तो मैं कह रहा हूं आने वाली सियासत के लिए मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के। और कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये एक तरफ, लेकिन नई सियासत एक तरफ। और कई दलित पार्टियां हैं जो इनके इंतजार में हैं। ये एक आज ओवैसी साहब ऐलान कर दें कि हम यूडीए के साथ हैं, बसपा और कांग्रेस पीछे पीछे रहेगी, इनके सपा रहे न रहे। और बसपा के साथ अगर ये यूडीए और ओवैसी साहब मिल जाते हैं, अभी भी समीकरण बदल सकता। लेकिन ये सब कहने की बात है, लेकर बन सकते हैं, अभी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अचानक पूरे पूरे यूपी का समीकरण एक दिन में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये होगा नहीं। ओवैसी साहब करेंगे नहीं, ओवैसी साहब एजेंट है, नहीं करेंगे। वो तोको न मोको चूल्हा में झोंको, उनका कहना है न जीतूंगा न जीतने दूंगा, न खाऊंगा, जो मोदी जी बोलते थे ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ओवैसी साहब का यही कहना, न जीतूंगा न जीतने दूंगा। ओवैसी साहब का जो एहतराम है यूपी चुनाव के बाद, आप देखना कि नौजवानों में वो खुमार उतर जाएगा। खुदा न खास्ता सरकार भाजपा की बनी तो भी ओवैसी साहब गए, और सपा की बनी तो भी ओवैसी साहब गए, और सिर्फ इसलिए गए कि हम लोगों ने 1 साल से कोशिश की है कि एमआईएम और पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, मुस्लिम मजलिस, मुस्लिम लीग और इस तरह की तमाम वो पार्टियां जो मुस्लिम माने लीडरशिप के ऊपर खड़ी हैं, इनको मुत्तहिद हो जाना चाहिए। और ताकि वो पार्टियां जो दलित पार्टियां हैं, पिछड़ों की पार्टियां, वो सब माने इनकी तरफ आकर्षित हो और एक नया समीकरण आए, शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का सरकार बन जाए। लेकिन ओवैसी साहब का एजेंडा कुछ और है साहब। मैं बोल रहा हूं, मुझे पता आपके व्यूअर पता नहीं क्या कमेंट में लिखेंगे, बोलेंगे, मैं गालियां खूब सुन रहा हूं, मगर मैं लगातार बोल रहा हूं, गाली देने वाले नौजवानों को कह रहा हूं, लिख लो कागज, सादा कागज लेकर कलम निकाल कर लिख लो, परिणाम वही होने वाला है और नतीजा वही होने वाला। ओवैसी साहब गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी हुई है किसी चीज पर, वो अपनी ड्यूटी करके ही हैदराबाद लौटेंगे।